मैं पूनम यादव। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भूगोलशाला में। तो चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बैक की क्लास में हमने पढ़ा है हाउ टू कैलकुलेट टाइम, लॉन्गिट्यूड लाइन एंड लैटिट्यूड लाइंस को हमने पढ़ा था। अभी हमें पढ़ना है टाइम को किस प्रकार से कैलकुलेट आप करेंगे लॉन्गिट्यूड लाइन को देखते हुए। तो आपके पास लास्टली क्वेश्चन थे। क्वेश्चन 1 था, यदि 0 डिग्री देशांतर पर समय प्रातः के 6 बजे हैं तो निम्न स्थानों पर समय क्या रहेगा। तो जिस प्रकार से हमने देखा कि लॉन्गिट्यूडनल लाइन से समय का निर्धारण होता है, यानी एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक पहुंचने में 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, यानी 1 डिग्री देशांतर तक जाने में 4 मिनट का समय लगता है। तो देखिए इसी प्रकार से हम देखेंगे कि कैसे समय बढ़ेगा। तो हमने पढ़ा था कि पूर्व की ओर जाने पर प्लस होता है और पश्चिम की ओर जाने पर माइनस होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम किस प्रकार से समय का निर्धारण होगा। यदि 0 डिग्री देशांतर पर समय प्रातः के 6 बजे है, ठीक है, 0 डिग्री देशांतर पर समय है 6 AM, तो 3 डिग्री इसी समय 3 डिग्री पूर्व की ओर क्या समय होगा। तो 3 डिग्री पूर्व की ओर जाना है, मीन्स हमें 3 डिग्री तक आगे की ओर जाना है, यानी 4 + 4 + 4, यानी टोटल 12 मिनट प्लस होंगे। किसमें? 6 AM 0 डिग्री देशांतर पर समय है और 3 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर यही समय 12 मिनट प्लस हो जाएगा। तो 3 डिग्री पूर्व देशांतर पर समय रहेगा 6:12 प्रातः। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट है 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय रहेगा। तो 20 डिग्री देशांतर हमें और आगे जाना है, मीन्स हम 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, क्योंकि 1 डिग्री पर घूमने में 4 मिनट का समय लेते हैं। तो इसी प्रकार से टोटल मिनट्स आई हैं 80 मिनट्स। अब 80 मिनट्स यानी 1 hour and 20 मिनट्स प्लस होने वाली हैं। किसमें प्लस होंगी? 6 में होंगी। ठीक है, तो 6 AM में 1 hour and 20 मिनट्स प्लस हो जाएंगे। इस समय 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय रहेगा 7:20 प्रातःकाल। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम समय का कैलकुलेशन करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 2, यदि 0 डिग्री देशांतर पर समय प्रातः के 6 बजे हैं तो क्या समय रहेगा पश्चिम की ओर। अब हमने क्या करना है? लेस करना है टाइम को। तो
जैसे जैसे हम पश्चिम की ओर जाएंगे तो 1 डिग्री देशांतर घूमने पर 4 मिनट लेस हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर 0 डिग्री पर 6 बजे हैं तो 7 डिग्री पश्चिम पर जाने पर 7 × 4 मीन्स 28 मिनट्स। अब 28 मिनट्स को हमें क्या करना है, लेस करना है 6 में से। तो 5:32 का समय रहेगा। इसी प्रकार से दूसरा सवाल है 55 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर क्या समय रहेगा यदि 0 डिग्री देशांतर पर समय प्रातः के 6 बजे हैं तो 55 × 4 यानी 2 मिनट्स लेस होंगी। इसी प्रकार से 6 hours and 40 minutes लेस होने वाली है। तो इस प्रकार से 6 AM से 3 hours and 40 minutes लेस होंगी, तब हमारे पास समय आएगा 2:20 प्रातःकालीन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि देशांतर पर समय का किस प्रकार से कैलकुलेशन किया जाता है या कैसे गणना करते हैं हम, समय बढ़ेगा या कम होएगा। अगला देखिए इंटरनेशनल डेट लाइन या अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा, जो कि निर्धारित करती है दिन का या डेट का, दिनांक का निर्धारण करती है। जिस प्रकार से हम इस डेट लाइन से राइट हैंड साइड जाएंगे तो मंडे और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ट्यूसडे। चलिए आगे देखते हैं। इंटरनेशनल डेट लाइन IDL के नाम से जाना जाता है और पृथ्वी की सतह पर एक काल्पनिक रेखा है जो 2 कैलेंडर तिथियों के बीच सीमांकन करती है और इसे सीमांकन रेखा कहा जाता है। तो एक दिन और अगले दिन के बीच सीमा को परिभाषित करती है, उसे हम IDL लाइन कहते हैं। तो देखिए नॉर्थ पोल टू साउथ पोल को मिलाने वाली रेखाएं लॉन्गिट्यूडनल लाइन होती हैं। इनसे समय का निर्धारण होता है और साथ में ही दिनांक या दिन भी निश्चित होते हैं। तो इसी प्रकार से इंटरनेशनल डेट लाइन एलुशियन आइलैंड से पूर्व की ओर जाने पर दिन घटता है और पश्चिम की ओर जाने पर दिन प्लस होते हैं। ठीक है, चूंकि अर्थ किस प्रकार से घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर गमन करती है। 1884 में वाशिंगटन डीसी में अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाइम सम्मेलन में आइडियल लाइन को लिया गया था, जिसमें 26 देशों ने भाग लिया है। इंटरनेशनल डेट लाइन अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा। तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव के बीच में फैली हुई एक काल्पनिक रेखा है जो प्रत्येक कैलेंडर दिन को अगले दिन से अलग करती है या सीमा का अंकन करती है। यह देशांतर के 180वें मध्याह्न रेखा से मेल खाता है, लेकिन साइबेरिया को विभाजित करने से बचने के लिए बेरिंग जल डमरू मध्य से पूर्व की ओर विचलित हो जाता है।
यानी ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट ना हो करके इसको डाइवर्ट किया हुआ है। फिर अलास्का के साथ में एलुशियन द्वीपों को शामिल करने के लिए पश्चिम की ओर विचलित हो जाता है। ठीक है, जो हमने देखा है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, एटमॉस्फेयर स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, वायुमंडल किसे कहते हैं। तो वायुमंडल अर्थ के अराउंड फैले हुए डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, गैस होती हैं, और ये एक पतला पर्दा या आवरण होता है जिसमें विभिन्न गैसें, धूलकण और बादल पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि एटमॉस्फेयर कहलाता है। तो अर्थ के चारों ओर फैले हुए गैसों के धूलकण, बादल, जलवाष्प के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो पा रहा है कि वायु या गैसों के समूह को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, जो कि अर्थ के अराउंड फैले रहते हैं। तो एटमॉस्फेयर की लेयर्स अलग अलग आधार पर वर्गीकरण किया गया है। मेनली हम अर्थ की एटमॉस्फेयर की लेयर्स को क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, या आयन मंडल। अब आगे आयतन मंडल को ही ताप मंडल या फिर अनंत तक बहिर्मंडल कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे बाहरी लेयर को तापमंडल या बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो मेनली हमने सुना है कि क्षोभ मंडल, जो कि अर्थ के बिल्कुल नियर है, ट्रोपोज शब्द से बना है, जिसको कहते हैं विक्षोभ या ट्रेबुलेंस। तो क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है जिसमें सभी मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं। नेक्स्ट समताप मंडल है। समताप मंडल की हाइट, जहां क्षोभ मंडल खत्म होता है, या 8 किलोमीटर या फिर 18 किलोमीटर से समताप मंडल शुरू होता है और जाकर के 50 किलोमीटर तक फैला है। समताप मंडल की विशेषता है कि यहाँ पर ओजोन लेयर के नाम से इसे जाना जाता है, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम मात्रा में ओजोन पाई जाती है। अब ओजोन, जो कि ऑक्सीजन के निर्माण में मध्य मंडल, जो कि स्वयं अलग अलग परतों से बना हुआ है, डी परत, ई परत, एफ परत और जी परत। ठीक है, और नेक्स्ट आ जाता है तापमंडल। ठीक है, तो हम इसी को डीपली स्टडी करेंगे। एटमॉस्फेयर क्या होता है? अर्थ के चारों ओर फैले हुए आवरण जिसमें विभिन्न गैसें, धूलकण और बादल, जलवाष्प पाए जाते हैं, वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल की महत्ता वायुमंडल में विद्यमान गैसों के कारण से है। धूलकण या जलवाष्प की उपस्थिति के कारण से विभिन्न मौसमी घटनाएं घटित होती हैं और इन्हीं के द्वारा धरातल पर वर्षा की प्राप्ति होती है या सभी प्रकार की क्रियाएं संभव हो पाती हैं, जैसे कि पादप प्रकाश संश्लेषण करते हैं, सूर्य के प्रकाश को प्राप्त करते हैं, विभिन्न गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को उत्सर्जित करते हैं।
एटमॉस्फेयर क्या है या वायुमंडल क्या है? अर्थ के चारों ओर, पृथ्वी के धरातल के चारों ओर फैली एक लेयर है, एक ऐसा पर्दा है जिसमें विभिन्न गैसें, धूलकण और जलवाष्प पाए जाते हैं। वायुमंडल गैसों का मिश्रण है जो कि पृथ्वी के चारों ओर फैला है, जो कि पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए हैं। तो जीवनदायिनी गैस ऑक्सीजन प्रदान करता है, जो कि सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को रोकता है। कौन करता है यह काम? ओजोन गैस करती है। पृथ्वी को गर्म करने के लिए, ताप को रोककर पृथ्वी को गर्म करने के लिए या पृथ्वी का कंबल कहलाई जाने वाली जलवाष्प की उपस्थिति वायुमंडल में होती है। पृथ्वी को गर्म करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, जो कि वायुमंडल में ही पाई जाती है, दिन और रात के बीच अत्यधिक तापांतर को रोककर जीवन को संभव बनाती हैं। ये गैसें वायुमंडल के बिना पृथ्वी की सतह पर हर जगह तापमान 0 से कम होता है। ठीक है, अगर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति नहीं हो तो इस कंडीशन में अर्थ से अत्यधिक ताप का ह्रास होगा और इस समय अर्थ का टेम्परेचर लेस रहेगा या माइनस में रहेगा। वायुमंडल में विभिन्न गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड विकिरण को अवशोषित करने और रोकने में विशेष रूप से मदद करती है। इन गैसों की मात्रा में परिवर्तन का सीधा असर हमारी जलवायु पर पड़ता है। तो देखिए, वायुमंडल ओवरऑल समूची पृथ्वी को चलायमान रखने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ठीक है, तो वायुमंडल में विभिन्न गैसें पाई जाती है और इन गैसों का अपना एक अलग अलग कार्य है। जिस प्रकार से ऑक्सीजन गैस जीवनदायिनी गैस है, आग जलाने में सहायक है, उद्योगों की आधारशिला है, उसी प्रकार से पादप इसे जनरेट करते हैं और ह्यूमन इसे ग्रहण करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिसे ह्यूमन छोड़ते हैं और इसी प्रकार से पादप ग्रहण करते हैं और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपने भोजन को बनाते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में मिट्टी से मिनरल्स को प्राप्त करते हैं और नमी को ग्रहण करते हैं। वायुमंडल की अन्य गैस नाइट्रोजन, आर्गन, हीलियम, हाइड्रोजन सभी अपनी अपनी मुख्य भूमिका निभाती हैं। इसी प्रकार से इन कुछ गैसें जो कि अस्थिर हैं और कुछ गैसें वायुमंडल में स्थिर मात्रा में विद्यमान हैं। और वायुमंडल में पाई जाने वाली सर्वाधिक गैस की मात्रा नाइट्रोजन है, सेकंड ऑक्सीजन वायुमंडल में द्वितीय स्थान रखती है
अब पृथ्वी का वायुमंडल। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर मौजूद गैसों का आवरण है। पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 480 किलोमीटर तक हाइट है और 800 किलोमीटर तक का वायुमंडल हमारे लिए यूजफुल है। वायुमंडल 99% अर्थ से 32 किलोमीटर की हाइट तक फैला है, यानी आवश्यक गैसें 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हैं। अब ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ वायुदाब भी कम हो जाता है और साथ में ही तापमान भी कम हो जाता है। तो जैसे जैसे हाइट पर जाते हैं या वायुमंडल की ऊपरी परतों की ओर जब हम जाते हैं तो क्षोभ मंडल में ऊंचाई की ओर जाने पर ताप में कमी आती है। तो इस ताप में कमी आने का कारण अत्यधिक परावर्तन है। वायुमंडल में गैसों का मिश्रण है जो पृथ्वी पर जीवन को कायम रखता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण वायुमंडल को अपनी जगह पर बनाए रखने में भी मदद करता है। ग्रेविटी के कारण से एटमॉस्फेयर अर्थ के अराउंड फैला हुआ है। वायुमंडल की प्रमुख भूमिका पैराबैंगनी किरणों के प्रवेश को रोकती है। तो वायुमंडल की एक लेयर है जिसका नाम है समताप मंडल, जो कि 18 किलोमीटर या 20 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की हाइट तक फैली है और इस लेयर में O3 या ओजोन गैस पाई जाती है। इस ओजोन गैस की उपस्थिति के कारण से अल्ट्रावायलेट रेज, जो कि निचले वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती हैं और धरातल को अल्ट्रावायलेट रेज से सुरक्षित रखती हैं। वर्तमान में CFCS या क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसें और अन्य हेलेनिक गैसों के कारण से समताप मंडल में विद्यमान ओजोन गैस की उपस्थिति में कमी आ रही है या ओजोन गैस का क्षरण हो रहा है, जिसके कारण से अल्ट्रावायलेट रेज धरातल पर प्रवेश करती हैं और इससे स्किन डिजीज या कैंसर जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। अब देखिए, वायुमंडल की ऊर्जा का मेन सोर्स सन है। तो अर्थ पर लाइटिंग का सोर्स या अर्थ पर एनर्जी का सोर्स सन है। तो इसी प्रकार से वायुमंडल की ऊर्जा का सोर्स सूर्य है, यानी सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा के कारण से वायुमंडल में विभिन्न घटनाएं घटित होती हैं, जिसमें अर्थ का टेम्परेचर भी सम्मिलित होता है। पृथ्वी के वायुमंडल का इतिहास, तो हिस्ट्री ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, पृथ्वी ग्रह का निर्माण लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले हुआ है, जो कि अर्थ भी सन से अलग हुआ ही एक पार्ट है और घूमने के कारण से अर्थ के चारों ओर का भाग यानी अपर लेयर जो कि अर्थ की है, ठंडी होने के कारण से सिकुड़ गई है और सिकुड़ने के कारण से कुछ भाग ऊंचे उठे रहे और कुछ भाग धस गए हैं। अब धसे हुए भाग ओशन कहलाए हैं और ऊपर उठे भाग महाद्वीप कहलाए हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से पृथ्वी ग्रह का निर्माण लगभग आज से 4.5 अरब वर्ष पहले हुआ है। प्रारंभिक 500 मिलियन वर्षों के दौरान ग्रह के आंतरिक भाग में डी गैसिंग के माध्यम से वाष्प और गैसें निकलना शुरू हुई, जिसके परिणाम स्वरूप एक केंद्रीय वातावरण का निर्माण हुआ। तो अर्थ अभी भी इंटीरियर भाग से गर्म है, यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग का टेम्परेचर बहुत अधिक है और ज्वालामुखी प्रोसेस के द्वारा विभिन्न वाष्प और गैसें
निकलती हैं। तो लगभग 3.5 अरब साल पहले की वायुमंडलीय संरचना में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन शामिल थे, जो कि जलवाष्प और गैसें आंतरिक भाग से मुक्त हुए। जलमंडल की उपस्थिति लगभग 4 अरब वर्ष पहले जलवाष्प संघनन की प्रक्रिया से हुई है। तो जलमंडल 4 अरब वर्ष पहले यानी महासागरों की रचना जलवाष्प संघनन की प्रोसेस के द्वारा निर्मित हुई है। लगभग 1 अरब साल पहले नीले हरे शैवाल ने H2O, CO2 के अणुओं को विभाजित करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग शुरू किया है। तो लगभग 1 अरब साल पहले एल्गी, जो कि ओशन में पाई जाती है, नीले और हरे शैवाल के रूप में H2O, CO2 और अणुओं को विभाजित करने के लिए सौर ऊर्जा का यूज किया या उपयोग शुरू किया, जिसके परिणाम स्वरूप कार्बनिक यौगिक और ऑक्सीजन की प्राप्ति हुई। ठीक है, तो ऑक्सीजन का सोर्स बने। लगभग 600 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी को जैविक रूप से हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचने के लिए आवश्यक ओजोन की आवश्यक मात्रा बन चुकी थी। तो अब देखिए नेक्स्ट, ओजोन प्राकृतिक रूप से आणविक ऑक्सीजन यानी O2 के साथ और सौर पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रेज की प्रक्रिया के माध्यम से बनता है। पृथ्वी के वायुमंडल का विकास किस प्रकार से हुआ है? तो पहला वातावरण, फर्स्ट एटमॉस्फेयर, पृथ्वी की प्रारंभिक वायुमंडलीय स्थिति को प्रथम वायुमंडल कहा जाता है। तो प्रारंभिक कंडीशन किस प्रकार की थी एटमॉस्फेयर की? तो इस वायुमंडल की आयु लगभग 4.57 अरब वर्ष आंकी गई है। पृथ्वी के विकास के प्रारंभिक चरण के दौरान प्रारंभिक वातावरण में मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम शामिल थे। द्वितीय फेज में या द्वितीयक वातावरण का निर्माण किस प्रकार से हुआ है? पृथ्वी के द्वितीयक वायुमंडल का प्रमाण लगभग 3.8 अरब वर्ष पूर्व के पानी से जुड़े हुए तलछटी, तो ऑक्सीजन प्रारंभिक फेज में मौजूद नहीं थी। इसका निर्माण एल्गी, हरे व नीले शैवाल के द्वारा ऑक्सीजन मुक्त की गई। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस सबसे पहले नीले और हरे शैवाल के द्वारा की गई और इसी के कारण से ऑक्सीजन की उपस्थिति वायुमंडल में प्राप्त हुई। इस विशेष युग के दौरान चट्टानों से नाइट्रोजन निकला, अमोनिया और कार्बन मोनोऑक्साइड गैसें मुक्त हुई हैं। जलवाष्प जैसी गैसों का पर्याप्त मात्रा में उत्सर्जन हुआ और इसी फेज में या द्वितीयक वातावरण का निर्माण हुआ है। अब तीसरा वातावरण, यह फेनरोजोइक युग के दौरान पशु जीवन के उद्भव और कठोर कवच वाले जानवरों की उपस्थिति थी और इस कंडीशन में फेनरोजोइक युग में पशु जीवन का उद्भव हुआ और कठोर कवच वाले जानवरों की उपस्थिति थी। इस ड्यूरेशन मेटाजोइन जीवन रूपों का उदय हुआ, यानी जीवन का उद्भव इसमें हुआ आर्किया के रूप में। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले, लगभग 2.7 अरब वर्ष पहले साइनोबैक्टीरिया, जो कि एक प्रकार का सूक्ष्म जीव पैदा हुआ। साइनोबैक्टीरिया ऑक्सीजन का उत्पादन करने में सक्षम था, तो साइनोबैक्टीरिया ने ऑक्सीजन का उत्पादन किया। ये प्रारंभिक फोटोट्रॉफिक जीव के रूप में धीरे धीरे इसने वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण किया और ऑक्सीजन को उत्पन्न किया। ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है जिसने
प्राथमिक स्तर पर ऑक्सीजन का निर्माण किया। अब आधुनिक वातावरण, तो द मॉडर्न एटमॉस्फेयर किस प्रकार से बना? समय अवधि लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले से लेकर के एट प्रेजेंट तक जीवों के प्रसार से, अडप्टेशन अनुकूलन से, विस्तार से और वायुमंडलीय ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि हुई। हवा की संरचना में लगभग सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस जो कि नाइट्रोजन है, 78.09%। तो वायुमंडल में पाई जाने वाली सर्वाधिक मात्रा की गैस जिसका नाम नाइट्रोजन है, द्वितीय स्थान पर ऑक्सीजन आता है और ऑक्सीजन की मात्रा 20.95% है। नाइट्रोजन यही 78.09% है। थर्ड नंबर जलवाष्प पाया जाता है। जलवाष्प भी एक अदृश्य गैस है जो हमें दिखाई नहीं देती है, बट जलवाष्प अस्थिर गैस है क्योंकि वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा घटती या बढ़ती रहती है। जलवाष्प के कारण से इंद्रधनुष का बनना या हेलो लाइन या प्रभा मंडल बनते हैं। तो जलवाष्प को ही पृथ्वी का कंबल भी कहा जाता है क्योंकि जलवाष्प अर्थ से जो रेडिएशन वापस जाता है वायुमंडल को क्रॉस नहीं करने देती है और परिणाम स्वरूप जलवाष्प को पृथ्वी का कंबल कहा जाता है क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर स्थायी रखने में जलवाष्प की भूमिका होती है। फोर्थ नंबर पे ऑर्गन और नेक्स्ट CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड आता है। इसी प्रकार से ऑक्सीजन की मात्रा 20.95% होती है, 0.93 ऑर्गन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जिसकी मात्रा 0.03 टू 0.04 तक होती है। कहने का आशय है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक परिवर्तनशील गैस है। वायुमंडल में इसकी मात्रा घटती या बढ़ती रहती है, सेम एज वाटर वेपर्स। जलवाष्प की तरह ही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में घटती और बढ़ती रहती है। इसी के कारण से इन्हें अस्थिर गैसें कहा गया है। अब नियॉन, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन और हीलियम जैसी अन्य गैसें भी पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से वायुमंडल का संगठन हमने देखा है। तो वायुमंडल का संगठन से तात्पर्य है कि वायुमंडल किन किन वस्तुओं से मिलकर के बना है। तो वायुमंडल विभिन्न धूलकण, जलवाष्प, बादल से निर्मित है। ठीक है, तो कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, तो नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती है फर्स्ट स्थान पर, और सेकंड नंबर पर ऑक्सीजन पाई जाती है। थर्ड नंबर ऑर्गन का आता है और अन्य जो कि वाटर वेपर्स भी एक गैसों की श्रेणी में ही आता है, बट ये अदृश्य गैस है इसलिए हम इसे कैटेगरी में नहीं डालते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, जियोन, नियोन, हाइड्रोजन, हीलियम, क्रिप्टॉन और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक परिवर्तनशील गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घटती या बढ़ती रहती है। जिस प्रकार से ऑक्सीजन आग जलाने में सहायक है, उसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने में सहायक है। नाइट्रोजन की उपस्थिति
अपने आप में वायुमंडल के ताप को संतुलित करने में सहायक है और नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड के द्वारा 1774 में की गई है, जो कि पृथ्वी के ताप को संतुलित करने में सहायक है। नाइट्रोजन की मात्रा अत्यधिक होने से अर्थ के ऊपर तापमान का संतुलन है, यानी आग बुझाने में भी नाइट्रोजन का महत्वपूर्ण योगदान होता है, जो कि सर्वाधिक नीची पाई जाती है, अर्थात नाइट्रोजन 100 किलोमीटर की हाइट तक पाई जाती है। ऑक्सीजन जो कि आग जलाने में सहायक है, इसी के कारण से उद्योगों की आधारशिला कहा जाता है। ऑक्सीजन जो कि एक जीवनदायिनी गैस है, श्वसन क्रिया में प्रयुक्त होती है। पृथ्वी के वायुमंडल का संगठन, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, इस डायग्राम को देखें तो अर्थ के अराउंड एंड ऑल साइड फैले हुए गैसों के आवरण को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, जो कि अलग अलग लेयर्स में डिवाइड है। सबसे लोवेस्ट जो लेयर है जिसका नाम ट्रोपोस्फियर है। ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर से अपर लेयर स्ट्रेटोस्फियर है। ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर को अलग करने वाली परत का नाम ट्रोपोपाज है या क्षोभ सीमा है, जहां मिश्रण रुक जाता है, यानी ट्रोपोपाज जहां पर मौसमी घटनाएं घटित होती हैं, वहीं स्ट्रेटोस्फियर में ऐसा कुछ नहीं होता है, यानी स्ट्रेटोस्फियर में समताप मंडल के नाम से जाना जाता है और समताप मंडल में लगभग समान तापमान पाया जाता है, अर्थात यहाँ पर किसी प्रकार की मौसमी एक्टिविटीज नहीं होने के कारण से समताप मंडल में एरोप्लेन्स उड़ाए जाते हैं। ओजोन गैस की उपस्थिति के कारण से यहाँ टेम्परेचर क्षोभ मंडल में, जहां ऊंचाई के साथ जाने पर NLR नॉर्मल लैप्स रेट के थ्रू ऊंचाई के साथ जाने पर सामान्य ताप ह्रास होता है, उसी प्रकार से समताप मंडल में जाने पर टेम्परेचर बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पर ओजोन गैस उपस्थित है। समताप मंडल जो कि 50 किलोमीटर तक फैली हुई लेयर है। समताप मंडल से और 85 किलोमीटर की हाइट तक मेसोस्फियर या मध्य मंडल की उपस्थिति है और मध्य मंडल जहां कोई भी एरोसोल्स या धूलकण नहीं पाए जाते हैं, इसके कारण से ही मध्य मंडल का टेम्परेचर कम होता है, क्योंकि जहां पर डस्ट पार्टिकल्स या फिर कोई अन्य एरोसोल्स या जलवाष्प की उपस्थिति होती है, तभी सूर्य से आने वाले प्रकाश को रोका जाता है। अब मध्य मंडल में कोई भी इस प्रकार के एरोसोल्स या कोई डस्ट पार्टिकल्स नहीं पाए जाने के कारण से यहाँ किरणें सीधी प्रवेश कर जाती हैं। नेक्स्ट जो कि 85 किलोमीटर टू 600 या 640 किलोमीटर की ऊंचाई वाली लेयर, जिसको हम थर्मोस्फियर या आयन मंडल जहां विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं, इस लेयर में सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं।
तो चलिए, पृथ्वी के वायुमंडल का संगठन किन किन चीजों से मिलकर के बना है। तो वायुमंडल सबसे पहले हमने पढ़ा गैसों से मिलकर के बना है, धूल कण से और जलवाष्प से मिलकर के बना है। तो सबसे पहले आ गया है गैसें। तो गैसें कौन कौन सी? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जलवाष्प, जो कि एक सेपरेट हम उसको स्टडी करते हैं क्योंकि इसकी मात्रा घटती या बढ़ती रहती है। लेटेंट हीट, संघनन, बादल बनना, तो इस प्रकार का प्रोसेस है जिस प्रकार से हम इसको अलग ही पढ़ते हैं। तो गैसें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प और ओजोन गैस की मात्रा है। एरोसोल्स, जिसे हम धूल कण कहते हैं, इसमें सम्मिलित रूप से डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, धूल के कण होते हैं, धुएं के कण होते हैं, नमक के कण होते हैं। और एरोसोल्स आर्द्रताग्राही नाभिक का काम करते हैं। और आर्द्रता ग्राही नाभिक कौन से होते हैं? क्योंकि ये जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं, ये वाष्पीकरण के थ्रू आने वाली लेटेंट हीट के थ्रू जो एनर्जी के साथ में पानी आते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं, वो इन्हीं धूल कणों के अराउंड चिपके रहते हैं, जिससे कोहरे के निर्माण में मुख्य भूमिका अदा करते हैं। अब एरोसोल्स को गैसीय या तरल वातावरण में निलंबित तरल या ठोस कणों के संयोजन के रूप में परिभाषित किया गया है। द्रव्यमान के हिसाब से लगभग 90% प्राकृतिक उत्पत्ति के हैं और शेष 10% एरोसोल्स जो कि एंथ्रोपोजेनेटिक हैं, यानी मानव के द्वारा 10% एरोसोल्स निर्मित होते हैं और बाकी 90% प्राकृतिक कारणों के कारण से, जैसे मेट्योर या उल्का पिंड की उपस्थिति के कारण से इस प्रकार से निर्मित होते हैं। वाटर वेपर्स या जल वाष्प, जल वाष्प यानी भाप के रूप में जल वायुमंडल में उपस्थित होता है। तो वायुमंडल में जल वाष्प कहाँ से आते हैं? जब सन की लाइट वाटर पर गिरती है तो टेम्परेचर अधिक होते हैं और इन्हीं के कारण से पानी गर्म होने के बाद में हीट के साथ में ही पानी उड़ता है, अर्थात हीट पानी को लेकर के वायुमंडल की ओर चलती है और वायुमंडल में पहुंचने के बाद गैसें मुक्त हो जाती हैं या हीट मुक्त हो जाती है और वाटर जलवाष्प के रूप में या लेटेंट हीट के द्वारा जो हमें जलवाष्प प्राप्त होते हैं। जब जल गर्म होता है तो गर्म होने के बाद प्रच्छन्न गुप्त ऊष्मा या छिपी हुई गुप्त ऊष्मा वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा धरातल से, जब वाटर बॉडीज गर्म होती हैं या धरातल से जलीय भाग गर्म होते हैं, तो पानी के साथ में हीट ऊपरी वायुमंडल की ओर उड़ती है और वायुमंडल में जाने पर ये वाटर वेपोर्स कहलाते हैं या जलवाष्प कहलाते हैं। तो जलवाष्प वाष्प के रूप में जल वायुमंडल में विद्यमान होता है। जल की गैसीय अवस्था है जिसे हम जलवाष्प कहते हैं। जलवाष्प एक अदृश्य गैस है। विशिष्ट वायुमंडलीय परिस्थितियों में जलवाष्प लगातार वाष्पीकरण द्वारा उत्पन्न होता है। संघनन द्वारा वाष्प वापस पृथ्वी पर प्राप्त हो जाता है।
तो क्या प्रोसेस है, वाष्पीकरण के थ्रू तो लेटेंट हीट के द्वारा वायुमंडल में हमें वाटर वेपर्स प्राप्त होते हैं, यानी जलवाष्प प्राप्त होते हैं। अब जब उन वाटर वेपर्स का टेम्परेचर लो हो जाता है या उनका तापमान कम हो जाता है, तो इसके द्वारा बादलों की रचना होती है और कंडेंसेशन हो जाता है, यानी संघनन हो जाता है। तो अब संघनन की प्रक्रिया के द्वारा पानी नीचे की ओर गिरता है अर्थ सरफेस पर। तो जिस प्रकार से वाटर अर्थ से ऊपर की ओर मूव हुआ लेटेंट हीट के द्वारा और जलवाष्प के संघनन की प्रक्रिया के द्वारा बादल बनकर वर्षा के रूप में हमें धरातल पर जल वापस से प्राप्त हो जाता है। और इस कंप्लीट साइकिल को हम हाइड्रो या जलीय चक्र कहते हैं। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या जलीय चक्र कहते हैं। क्लियर है? कंपोजिशन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, तो पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति होती है। अब नाइट्रोजन लाइटनिंग के द्वारा अर्थ सरफेस पर प्राप्त होती है, या फिर नाइट्रोजन को हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं जब पादप अपनी जड़ों से नाइट्रस ऑक्साइड को प्राप्त करते हैं मिट्टी से, और पादपों में विद्यमान शाखाओं में नाइट्रस ऑक्साइड नाइट्रोजन, जो कि जड़ों से नाइट्रोजन को पौधे ग्रहण करते हैं और पौधे की पत्तियां या शाखाओं के अंदर नाइट्रोजन विद्यमान होती है। अब इन्हें या तो जीव अपने खाने में प्रयुक्त करते हैं, या हम डायरेक्ट पादप को ईट करते हैं, ठीक है, या हम पौधे की बने पौधे से उत्पादक को खाते हैं। और इसी प्रकार से जिन जीवों के द्वारा नाइट्रोजन का भक्षण किया गया है, मृत होने के बाद, जीवों के मृत होने के बाद वापस में अपघटक नाइट्रोजन को मिट्टी में विलीन कर देते हैं, और इस प्रकार से कंप्लीट नाइट्रोजन साइकिल पूरा होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गैस है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को श्वसन क्रिया में ग्रहण किया जाता है। ऑक्सीजन सांस लेने में सहायता करती है, यानी कोई भी जीव जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन का यूज करता है। ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में 20.95% है, और ऑक्सीजन आग जलाने में सहायक है। आग जलाने में सहायक है, इसी कारण से ऑक्सीजन को उद्योगों की आधारशिला कहा जाता है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गैस जिसकी हम बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जनरली हम सुनते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एक हार्मफुल गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में होना ही नहीं चाहिए। बट प्रत्येक गैस जो कि वायुमंडल में पाई जाती है उनकी अपनी एक अलग अलग इंपॉर्टेंस है। यद्यपि
आप कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण से इस प्रकार के कथन सुनने को मिलते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन अधिक बढ़ने के कारण से एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहां से हमें प्राप्त होती है? किसी भी वस्तु को जलाने से, यानी धुएं से कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति होती है और श्वसन क्रिया के द्वारा मानव इसे उत्सर्जित करते हैं। ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने में सहायक है और ताप को बढ़ाती है। अगर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति नहीं होती तो ऑक्सीजन की अधिकता होती और इसके कारण से समस्त अर्थ पर आग लग जाती। ठीक है। और इससे पशुओं के उत्तक तक जलकर नष्ट हो जाते। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ऑक्सीजन को कंट्रोल करती है और इसी के कारण से अर्थ में बैलेंस बना हुआ है। तो पृथ्वी पर संतुलन स्थापित करने के लिए हमें सभी गैसों की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनकी मात्रा में इजाफा नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए वाटर वेपर्स या जलवाष्प। तो वायुमंडल में जलवाष्प की उपस्थिति हीट के रूप में होती है। हीट प्लस पानी जो कि वायुमंडल में प्राप्त होता है और इस हीट और पानी को ही हम सम्मिलित रूप से जलवाष्प कहते हैं, जो कि एक अदृश्य गैस है, हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन इसके प्रतिरूप या जलवाष्प के द्वारा निर्मित जो क्रियाएं हैं उनसे हमें विजिबल होता है कि जलवाष्प वायुमंडल में विद्यमान है। जैसे जलवाष्प के द्वारा ही इंद्रधनुष के कलर हमें दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि सन से आने वाली जो लाइट है जब जलवाष्प के ऊपर गिरती है तो स्कैटरिंग हो जाता है, यानी अपने किरणों को, सूर्य से आने वाली किरणें जलवाष्प के ऊपर जब टकराती हैं, वाटर वेपर्स के ऊपर जब गिरती है तो फैल जाती है और अपना एक अलग अलग कलर दिखाई पड़ता है। तो जलवाष्प के कारण से इंद्रधनुष वर्षा के बाद में बनता है और हेलो लाइन या प्रभामंडल भी जलवाष्प की उपस्थिति के कारण से ही बनता है, जो कि पक्षाभ मेघ के आने पर चंद्रमा के चारों ओर हेलो लाइन बन जाती है, अर्थात ये चक्रवात आने का या भीषण बारिश होने का संकेत देते हैं। ठीक है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स, इनके अलावा जिन गैसों की मात्रा वायुमंडल में कम मात्रा में पाई जाती है तो ऑर्गन, हीलियम, हाइड्रोजन, नियॉन, क्रिप्टॉन और जियोन, तो इनके अलावा अन्य गैसें भी पाई जाती हैं। तो वायुमंडल में सबसे निचले स्थान पर पाई जाने वाली गैस जो कि कार्बन डाइऑक्साइड 90 किलोमीटर की हाइट तक पाई जाती है, वहीं ऑक्सीजन 120 किलोमीटर पर पाई जाती है और नाइट्रोजन जो कि 100 किलोमीटर की हाइट तक पाई जाती है। अब अगर हम बात करें हीलियम, जो 1100 किलोमीटर की हाइट पर पाई जाती है, और नेक्स्ट है हाइड्रोजन जो कि सर्वाधिक ऊंचाई पर पाई जाने वाली गैस 1600 किलोमीटर पर पाई जाती है। पृथ्वी के वायुमंडल की सभी गैसें
स्थायी गैसें होती हैं और कुछ अस्थायी गैसें होती हैं। तो दो कैटेगरी में हमने गैसों को डिवाइड किया है, एक है स्थायी गैसें और दूसरी है अस्थायी गैसें। अब स्थायी गैसें कौन सी होती हैं? जिनकी मात्रा वायुमंडल में लगभग समान मात्रा में प्राप्त रहती है। तो स्थायी गैसें ऐसी गैसें होती हैं जिनकी मात्रा पृथ्वी के प्रत्येक भाग में लगभग बराबर बराबर पाई जाती है। तो एग्जाम्पल के लिए ऑक्सीजन की सांद्रता 20% ऑन एवरेज है। यदि हम कुछ हवा अमेरिका में और कुछ हवा यूरोप में एकत्रित करें और फिर दोनों को मापें तो हमें दोनों महाद्वीपों में समान मात्रा में ऑक्सीजन की प्राप्ति होगी। ओके, क्योंकि इसका सोर्स है वो वायुमंडल में सभी स्थानों पर बराबर बराबर मात्रा में पाई जाती हैं। और एग्जाम्पल के लिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आर्गन, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन और जियोन जैसी अक्रिय गैसें जो कि स्थायी गैसें हैं, इनकी मात्रा में परिवर्तन कम आता है, आता ही नहीं है। परिवर्तनशील गैसें जिनकी मात्रा में कम या ज्यादा परिवर्तन आता रहता है, तो वो गैसें परिवर्तनशील गैसें हैं जिनको हम सक्रिय गैसें कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है। सक्रिय गैसें ऐसी गैसें होती हैं जो अपनी एक्टिव भूमिका अदा करती हैं, यानी अपनी कभी मात्रा को घटाती हैं तो कभी अधिक कर लेती हैं, यानी इनकी मात्रा घटती या बढ़ती रहती है। अब परिवर्तनशील गैस जो कि अपनी मात्रा को कम या अधिक करती रहती हैं, इनकी मात्रा या आयतन का प्रतिशत स्थान और क्षेत्रों के साथ में भिन्न होता है। एग्जाम्पल के लिए भूमध्य रेखा और ध्रुवीय रीजन में जलवाष्प की सांद्रता कम होती। क्यों होती है? इवन की वहां पर बर्फ पाई जाती है जो कि पानी का ही रूप है, फिर भी वहां पर जलवाष्प क्यों नहीं पाए जाते हैं? चलिए फटाफट से बताइए। अभी मैंने आपको बताया था कि जलवाष्प कहाँ पाए जाते हैं और जलवाष्प कैसे उत्पन्न होते हैं। तो जलवाष्प की उपस्थिति वहां हमें अधिक मिलेगी जहां पर सन की रेज सीधी होती है या फिर टेम्परेचर हाई होता है। तो टेम्परेचर हाई होने के कारण से अर्थ की वाटर बॉडीज जो हैं उनसे इवापोरेशन होता है, वाष्पीकरण होता है, और वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा वायुमंडल में जाती है और उसी के कारण से जल वाष्प वायुमंडल में पाए जाते हैं। तो इसी प्रकार से भूमध्य रेखीय रीजन में अधिक है जलवाष्प, जबकि ध्रुवीय रीजन में जलवाष्प की सांद्रता कम रहती है, क्योंकि पोलर रीजन पर बर्फ है और टेम्परेचर कम है। इसी के कारण से यहाँ पर अपेक्षाकृत कम जलवाष्प पाए जाते हैं। इसी प्रकार मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। अब मीथेन की उपस्थिति या मीथेन की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है? डेयरी फार्मिंग के द्वारा, यानी पशुओं की जुगाली के समय ये गैस मुक्त होती है। और मीथेन जो कि फसलों के जलाने के कारण से उत्पन्न होती है, ठीक है। और मीथेन की उपस्थिति फसलों के भूसे को जलाने, मेनली धान के खेतों से मीथेन मुक्त होती है। कोयला खनन क्षेत्रों से यानी खदानों से कोयला खनन क्षेत्रों से या खदानों से मीथेन गैस मुक्त होती है।
कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ग्रीन हाउस गैसें। अब ये ग्रीन हाउस गैसें कौन सी होती हैं? ये ऐसी गैसें हैं जो कि पृथ्वी से आने वाले सूर्य से आने वाले तापमान को पृथ्वी तक आने देती है, लेकिन पृथ्वी से वापस गर्म होने के बाद जो तापमान ट्रांसफर किया जाता है अर्थ के द्वारा, उसको वापस नहीं जाने देती हैं। इट मीन्स अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इसमें बढ़ने वाला है। तो ग्रीन हाउस गैसें ऐसी गैसें हैं जो कि पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, जिसमें मुख्य भूमिका कार्बन डाइऑक्साइड गैस अदा करती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि धुएं के द्वारा उत्पन्न होती है या श्वसन क्रिया के द्वारा मुक्त की जाती है। इंडस्ट्री से निकलने वाली चिमनी से हानिकारक धुएं से भी कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। जलवाष्प कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड और वायुमंडलीय धूल और अन्य सूक्ष्म कण शामिल होते हैं जो कि वायुमंडल के सक्रिय गैस या सक्रिय कारक हैं, जो कि ये ऐसे एलिमेंट हैं जो कि बदलते रहते हैं। अब देखिए अब हम फटाफट से नाइट्रोजन गैस के बारे में कवर करते हैं। तो नाइट्रोजन गैस जो कि पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है, ठीक है, जिसकी मात्रा वायुमंडल में 78.9% है। नाइट्रोजन गैस की खोज रदरफोर्ड के द्वारा 1772 में की गई। यह वायुमंडल की स्थिर गैस है या अक्रिय गैस है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक है। ओके, पौधे नाइट्रोजन को अमोनियम नाइट्रेट के रूप में सॉइल से प्राप्त करते हैं और जीव जंतु व मानव पौधों के द्वारा नाइट्रोजन की प्राप्ति करते हैं। अब पौधे से जीव जंतु प्राप्त करते हैं और जीव जंतु जो कि मृत होने के बाद वापस से डिकम्पोज अपघटक के द्वारा कर दिए जाते हैं, जिससे वापस से नाइट्रोजन मिट्टी में विलीन हो जाती है और वहीं सॉइल के द्वारा फिर से पादप उसे ग्रहण करते हैं। कंप्लीट नाइट्रोजन साइकिल होता है। तो नाइट्रोजन की अधिकांश मात्रा 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। यह गैस पदार्थों के साथ रासायनिक संयोग नहीं करती है, लेकिन मृदा में स्थिर हो जाती है और वहीं से पौधे इसे प्राप्त करते हैं और घास भी इसे प्राप्त करती है। इस गैस को घोलक गैस भी कहते हैं। यह घोलक का कार्य करती है, दहन या आग को नियंत्रित करती है, ठीक है। तो इसी प्रकार से नाइट्रोजन भी आग को कंट्रोल करती है और नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में सर्वाधिक है। इसी के कारण से पृथ्वी के धरातल पर संतुलन बना हुआ है या वायुमंडल में संतुलन बना हुआ। यह गैस वायुमंडल का तापमान संतुलित करने में अहम योगदान रखती है, ठीक है। अब आते हैं ऑक्सीजन पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट गैस अगर हम सोचे तो हमारे लिए ऑक्सीजन है, क्योंकि ये जीवनदायिनी गैस है। श्वास श्वसन क्रिया में हम इसे ग्रहण करते हैं और वायुमंडल में सेकंड स्थान पर पाई जाती है। तो ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रिस्टली के द्वारा की गई है।
ऑक्सीजन गैस रासायनिक दृष्टि से अधिक सक्रिय है, अर्थात यहाँ ऑक्सीजन का संपर्क जल के साथ जब होता है तो ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है और रासायनिक अपक्षय केमिकल वेदरिंग की प्रोसेस होती है, जैसे लोहे को जंग लगना। अब ऑक्सीडेशन प्रोसेस के द्वारा या केमिकल वेदरिंग के द्वारा लोहे को जंग लगना एक ऑक्सीडेशन की प्रोसेस के द्वारा ही पूर्ण होता है। तो यहाँ यह गैस वायुमंडल में 20.9% का योगदान रखती है। 120 किलोमीटर की हाइट तक ऑक्सीजन ना के बराबर पाई जाती है। अब ऑक्सीजन का निर्माण फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा पौधे या सागरीय पादप साइनोबैक्टीरिया ऑक्सीजन को उत्सर्जित करते हैं। तो इसका योगदान मानव सहित जंतुओं पर श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है और पादप इसे उत्सर्जित करते हैं। जीवाश्म ईंधन या लकड़ी को जलाने में ऑक्सीजन की अहम भूमिका होती है, अर्थात अर्थ पर कोई भी वस्तु जब जलती है तो यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जल पाती है। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रिस्टली के द्वारा की गई है, जो कि 1774 में की है। अब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 यह प्रमुख परिवर्तनशील गैस है। वायुमंडल में 0.36 टू 0.4 के बीच में परिवर्तनशील गैस है। मौसम विज्ञान की दृष्टि से यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण गैस है। यह गैस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में सहायक है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। पादप प्लावक, जो कि पादप की लीफ से हरित लवक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। मौसम विज्ञान की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण गैस है, क्योंकि इसकी मात्रा बढ़ने से या इसकी मात्रा कम होने के कारण से एटमॉस्फेयर सर्वाधिक प्रभावित होता है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है या ग्रीन हाउस इफेक्ट को जनरेट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, अर्थात सन से आने वाली रेज को धरातल में प्रवेश होने देती है, धरातल तक आने देती है। बट जहां कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होती है वहां से जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को जाने नहीं देती है और इसी के द्वारा समस्त पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग के रूप से जानते हैं और ग्रीन हाउस इफेक्ट हम इसे कहते हैं। तो विश्व स्तर पर तापमान में वृद्धि का कारण भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। महासागरों के जल में यह कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में सिंचित रहती है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 चूने की चट्टानों के रूप में संचित रहती है और CaCO3 का यूज प्रवाल जीव करते हैं। पृथ्वी का सबसे बड़ा कार्बन कुंड प्रशांत महासागर है, क्योंकि CaCO3 का भंडार या हम कहें प्रवाल भित्तियां सर्वाधिक
प्रशांत महासागर में पाई जाती हैं, तो विश्व का कार्बन कुंड प्रशांत महासागर को कहा जाता है। स्थल का सबसे बड़ा कार्बन कुंड जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड संचित रहती है, तो यह स्थान विषुवत रेखा के वर्षावन होते हैं, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं, ग्रहण करते हैं श्वसन की क्रिया में या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ग्रहण करते हैं। तो यह गैस पृथ्वी की सतह से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलती है, लेकिन इसकी सर्वाधिक मात्रा 20 किलोमीटर तक पाई जाती है। यानी शोभ मंडल में ही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। अब हम आते हैं ओजोन गैस पे। तो ओजोन परत की मोटाई 3 mm है, यानी ओजोन गैस समताप मंडल में पाई जाती है और ओजोन गैस की मात्रा जाहिर है कि 20 to 50 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है, लेकिन सर्वाधिक सांद्रता 3 mm की मोटाई तक पाई जाती है। ओजोन परत को नापने की इकाई डॉप्सन है। चार्ल्स फैब्रे के द्वारा ओजोन गैस की खोज की गई है। तो यह सूर्य के पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है और इस कारण पृथ्वी की छतरी कहा जाता है। अब देखिए, पृथ्वी की छतरी, पृथ्वी का कंबल, तो इन्हें ये महत्वपूर्ण गैसें हैं, इनको नोट डाउन करके रखना है। तो अल्ट्रावायलेट रे जो कि हार्मफुल गैसें होती, हार्मफुल रेडिएशन होता है जो कि सन के द्वारा हमें प्राप्त होता है, तो अल्ट्रावायलेट को सोखती है, अवशोषित करती है और इसी के कारण से इसे पृथ्वी की छतरी कहा जाता है। अब ये छतरी क्यों है? क्योंकि अल्ट्रावायलेट को आने नहीं देती है। तो यह अक्रिय स्थिर गैस है, यानी सक्रिय गैस है। अस्थिर गैस है अर्थात सक्रिय गैस है। अब यह गैस हल्के नीले रंग की उत्तेजक गैस है, जो कि ऑक्सीजन का या O का 3 एटॉमिक रूप है, जिसकी सांद्रता 10 to 50 किलोमीटर वायुमंडल की अपर लेयर में पाई जाती है। अत्यधिक सांद्रता 15 to 35 किलोमीटर है और फिर इससे भी अधिक, सबसे अधिक सांद्रता ओजोन गैस की 22 किलोमीटर पर पाई जाती है। यानी 22 किलोमीटर के पास में ओजोन गैस सर्वाधिक पाई जाती है। सांद्रता से अभिप्राय है कि मैक्सिमम मात्रा में पाई जाती है। यह गैस समताप मंडल में तापीय व्युत्क्रमण की दशा के लिए उत्तरदायी है। अब देखिए, ये तापीय व्युत्क्रमण क्या है? तो क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ जाने पर सामान्य दशा में तापमान कम होते हैं, इसे हम कहते हैं सामान्य ताप ह्रास दर, नॉर्मल लैप्स रेट। अब क्या होता है कि जब हम समताप मंडल में जाते, अब व्युत्क्रमण कब कहलाएगा? जब हम ऊंचाई के साथ जा रहे हैं और तापमान घटने की बजाय वापस से इंक्रीज हो रहा है, यानी टेम्परेचर डिक्रीज की बजाय इंक्रीज हो रहा है, तो उसे हम इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर या तापीय व्युत्क्रमण कहते हैं। अब समताप मंडल में जाने पर तापीय व्युत्क्रमण की दशा हमें देखने को मिलती, क्योंकि यहाँ पर ओजोन गैस पाई जाती है और इस ओजोन गैस की उपस्थिति के कारण से ही यहाँ पर तापीय व्युत्क्रमण होता है। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तापीय व्युत्क्रमण देखने को मिलता है। इस कारण इस परत में ऊंचाई के साथ जाने पर टेम्परेचर में वृद्धि होती चली जाती है। वर्तमान में ओजोन की परत हल्की हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि कुछ इस ऐसी गैसें जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन या हेलेनिक गैसें जो कि ओजोन का क्षरण करती है, यानी ओजोन डिप्लेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल जो गैसेस होती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो रेफ्रिजरेटर और एसी से निर्मुक्त होती हैं, इनके द्वारा प्लास्टिक फोम
या कांच के उद्योग से निर्मित होने वाली निकलने वाली गैसें जो कि उत्तरदायी होती हैं ओजोन डिप्लेशन के लिए, जिससे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। ओके, तो ओजोन क्षरण के कारण से या ओजोन डिप्लेशन या ओजोन होल के कारण से अल्ट्रावायलेट जो कि एक हानिकारक गैसें हैं, वो हानिकारक रेडिएशन है, वो वायुमंडल से सीधा धरातल में प्रवेश कर जाता है और उस समय छतरी में हॉल बन जाता है। मीन्स आप ये समझिए कि यहाँ जब अगर आपके पास ओजोन गैस नहीं है तो वहां पर छतरी गायब हो जाती है और अल्ट्रावायलेट सीधी अर्थ पर आ रही है। तो इस समय क्या होगा, स्किन डिजीज और समस्त अर्थ के टेम्परेचर हैं वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसी के कारण से ग्लोबल वार्मिंग होता है और स्किन डिजीज होती हैं। अगला पदार्थ जो कि वायुमंडल में पाया जाता है जिसे हम एरोसोल्स कहते हैं। अब एरोसोल्स क्या होता है, एरोसोल्स कोई एक वस्तु का नाम न होकर के एरोसोल्स में धूल के कण, धुएं के कण, नमक के कण पाए जाते हैं। तो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं एरोसोल्स, जिनके चारों ओर जल वाष्प की बूंदें लटकी रहती हैं या निलंबित यहाँ पर तरल बूंदें सम्मिलित होती हैं। तो एरोसोल्स हम किसे कहते हैं, एरोसोल्स एरोसोल्स निलंबित ठोस के कण होते हैं या तरल बूंदें उनके साथ चिपकी रहती हैं, इसे सम्मिलित रूप से हम एरोसोल्स कहते हैं। एरोसोल्स वायुमंडल का परिवर्तनशील तत्व है, यह समय, स्थान और ऊंचाई के अनुसार बदलता रहता है। तो एरोसोल्स की सर्वाधिक सांद्रता निचले वायुमंडल में मिलती है, क्षोभ मंडल में। ठीक है, इसका सर्वाधिक निर्माण उपोष्ण और शीतोष्ण क्षेत्रों में शुष्क हवा के कारण से होता है। ठीक है, शुष्क हवा जब प्रभावी होती है तो अर्थ के सरफेस से मैक्सिमम मात्रा में अपने साथ में डस्ट पार्टिकल्स को उड़ाकर ले जाती है और अत्यधिक ऊंचाई तक उड़ा करके ले जाती है। तो एरोसोल्स की प्राप्ति जो कि सब ट्रॉपिकल रीजन्स में अधिक पाई जाती हैं, जहां पर ह्यूमिडिटी कम होती है या जहां पर आर्द्रता कम होती है। अब धूल के कारण, नमक के कारण आर्द्रता ग्राही नाभिक का काम करते हैं। तो धूल के कण डस्ट पार्टिकल्स साथ में ही नमक के कण आर्द्रता ग्राही नाभिक का काम करते हैं, यानी एक ऐसा सेंटर पॉइंट है ये जहां जिसके चारों ओर पानी रुकता है। तो जलवाष्प पे आते हैं। नेक्स्ट, वाटर वेपर्स इवोपरेशन प्रोसेस के द्वारा या वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा धरातल से जल गर्म होता है और वायुमंडल की ओर गमन करता है। ठीक है, फिर एटमॉस्फेयर में गया हुआ जल जो कि साथ में लेटेंट हीट भी होती है, तो वायुमंडल में जाने पर हवा जो कि वाष्पीकरण के साथ में जल वाष्प को लेकर के गई है, फैलने के कारण से टेम्परेचर कम हो जाता है और बादल की रचना होती है। अब बादल के द्वारा कंडेंसेशन या संघनन होता है। संघनन के प्रोसेस के द्वारा प्रेसिपिटेशन यानी वर्षा होती है और वर्षा के द्वारा जल की बूंदें वापस से अर्थ सरफेस पर आती हैं और इसे ही हम
वर्षा का जल कहते हैं। इसी प्रकार से हमारा कंप्लीट वर्षा के द्वारा फिर सतही या सरफेस पर प्रवाहित होता हुआ जल जब जाकर के ओशन में मिलता है तो ओशन से वापस से इवापोरेशन होता है और यह प्रोसेस पूर्ण होती है और इसे हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या फिर जलीय चक्र कहते हैं। तो देखिए जल का गैसीय रूप ही क्या कहलाता है, वाटर वेपर्स कहलाता है, जल वाष्प कहलाता है। वाष्पीकरण की प्रोसेस के द्वारा, इवोपरेशन के द्वारा एटमॉस्फेयर में हमें जल की प्राप्ति होती है और संघनन के द्वारा वायुमंडल में जल वायुमंडल से जल वापस से धरातल पर प्राप्त हो जाता है। तो यह वायुमंडल में मौजूद एक अदृश्य गैस है, यह एक अपरिवर्तनशील गैस है, यह एक परिवर्तनशील गैस है, मीन्स बदलती रहती है और अदृश्य जो कि हमें दिखाई नहीं देती है। तो जलवाष्प की मात्रा वायुमंडल में बदलती रहती है तो परिवर्तनशील गैस है, यानी कभी जलवाष्प अधिक तो कभी कम प्राप्त होते हैं वायुमंडल में, जो स्थान, समय और ऊंचाई के अनुसार बदलते रहते हैं। अब जलवाष्प की मात्रा स्थान के अनुसार, यानी एक स्थान से जलीय सतह या फिर उष्ण या पोलर रीजन, तो इस प्रकार से अलग अलग जलवाष्प पाए जाते हैं। जैसे भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर जलवाष्प अधिक पाए जाते हैं, इसी प्रकार से सब ट्रॉपिकल रीजन्स में जहां पर वाष्पीकरण तीव्र गति से होता है वहां पर जलवाष्प वायुमंडल में पाए जाते हैं। इसके अलावा पोलर रीजन में जलवाष्प नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि वहां पर सन की रेज आती है तो इतना अधिक पानी को गर्म नहीं कर पाती है कि वो वाष्पीकरण के द्वारा वायुमंडल में चला जाए। या फिर डेजर्ट वाले रीजन में जो रेतीले धरातल होते हैं वहां पर भी जलवाष्प कम पाए जाते हैं। ठीक है, तो जलवाष्प कम हमें तापमान के साथ में सीधा संबंध होता है। अब समय के संदर्भ में पर्टिकुलर समय ग्रीष्म काल या शीतकाल में जलवाष्प की कमी या अधिकता हो जाती है। ऊंचाई के अनुसार, तो जिस प्रकार जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ेंगे जलवाष्प की मात्रा घटती चली जाएगी। जलवाष्प का सर्वाधिक भाग क्षोभ मंडल में होता है और जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर जाएंगे तो जलवाष्प कम होते चले जाते हैं, जिसका 90% भाग 5 किलोमीटर की हाइट तक पाया जाता है। यानी ट्रोपोस्फियर में 5 किलोमीटर की हाइट तक, यानी लोअर जो हमारा क्षोभ मंडल का भाग है, यानी जो ट्रोपोस्फियर का लोवेस्ट लेयर है 5 किलोमीटर वाला, जिसे हम घर्षण परत कहते हैं, 90% भाग वहां पर जलवाष्प पाया जाता है। इसी के कारण से जलवाष्प की उपस्थिति के कारण से संघनन होता है, बादल बनने के प्रोसेस, मौसमी घटनाएं, वर्षा की प्राप्ति ये क्षोभ मंडल में ही या फिर ट्रोपोस्फियर में ही पूर्ण होती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जलवाष्प की मात्रा घटती चली जाती है। तो जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं जलवाष्प की मात्रा घटती चली जाती है। तो इस प्रकार से हमने देखा वायुमंडल का संगठन या कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो इसी के साथ हम क्लास को विराम देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो भी डाउट्स हैं वो आप कमेंट में डालें। तो इसी के साथ ये है वीडियो का एंड। उम्मीद है कि ये क्लास आपको समझ आई होगी और आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ ये है वीडियो। Subscribe now and press the bell icon.
Never miss an update.